हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। साथियों, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं खान सर के जो पॉकेट जी के बुक है, इसको लाइन बाय लाइन रिवीजन करेंगे। आप लोग की जानकारी के मुताबिक मैं बता दूं कि ये बुक जो है इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लोग चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, जहां पर जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस एग्जाम के लिए ये जो बुक है ये रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को ज्ञात होगा कि पीछे में बीपीएससी का भी एग्जाम हुआ है और उससे पीछे जो है बिहार दरोगा का भी एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम में देखिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन जो है आप लोग को डायरेक्ट देखने को मिला था। तो इस बुक का खासियत आप सभी लोग जानते हैं, इसीलिए जो है इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं। तो इसका खासियत जो है बतलाने लायक नहीं है। आप सभी को पता है कि ये बुक जो है कितना महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्जाम के लिए। और हाँ, आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग हैं जो बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि सर ये बताइए कि ये फलाना एग्जाम के लिए परफेक्ट है, ये यूपीएसआई के लिए परफेक्ट है, जो है बिहार पुलिस के लिए परफेक्ट है। तो आप लोग को मैं जानकारी के मुताबिक बता दूं कि ये बुक जो है वो हर एग्जाम के लिए परफेक्ट है, जहाँ पर जो है जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जहाँ पर जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए ये तो रामबाण साबित होगा ही होगा। मैं सजेशन दूंगा कि इस बुक को आप लोग क्या करिए, घोल कर पी जाइए। कहने का मतलब कि हर एक पाना का क्वेश्चन जो है आप लोग को याद होना चाहिए। तो उसी के बेसिस पर मैं एक सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका जो है ऑलरेडी एक सेशन हो चुका है। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जो फर्स्ट लेक्चर में हुआ था उसके बाद जो है हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा। और उसमें जो जो क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं उसके बाद का क्वेश्चन जो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस बुक का लाइन बाय लाइन रिवीजन जो है इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताइएगा कि हम लोग कल के सेशन में कहाँ तक जो है पढ़ चुके हैं। क्या आप लोग को याद होगा तो जल्दी से बताइए कहाँ तक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण अभिलेख शायद हम लोग देख चुके थे, उसके बाद हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ भी देख चुके थे। तो ब्राह्मण ग्रंथ के बाद जो है हम लोग को आगे का जो है पढ़ना था, यानी यहाँ पर आर्णयक साहित्य से क्या करना है, हम लोग को पढ़ना है आज के सेशन में। तो आप लोग को आई होप कि सभी पॉइंट जो है आप लोग को याद हो गया होगा। जो जो हम लोग पीछे में क्वेश्चन जो जो पॉइंट हम लोग देखे थे सभी पॉइंट आप लोग को आई होप कि याद हो गया होगा। नहीं याद है तो एक बार जो है फिर से अपने से रिवीजन करिएगा, जिसका पीडीएफ मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए आज जो है सेकंड लेक्चर है, तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि आप लोग को जानकारी नहीं होगा कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, इस बुक का खासियत क्या है। तो इसीलिए एक दो लेक्चर में आप लोग को शुरू में समय लग सकता है, तो उससे आप लोग को घबराना नहीं है। दो चार लेक्चर हो जाएगा तो हम जो है डायरेक्ट जो है क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो दो चार लेक्चर आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो हम लोग को कहाँ से पढ़ना है, आर्णयक साहित्य से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को मैं बता दूं कि हम लोग जो पढ़ेंगे पीसी के माध्यम से पढ़ेंगे। यहाँ पर डिजिटल बोर्ड आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बट डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा कि देखिए यहाँ पर खड़ा होकर पढ़ाना पड़ता है, जिसके वजह से क्या होता है कि गोड़ में सूजन आ जाता है। तो ये क्लास जो चलेगा ये 1 से 1.5 घंटा चलने वाला है, तो थोड़ा सा जो है लंबा समय तक जो है क्लास चलेगा, जिसके वजह से हम यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए मैं पीसी पर पढ़ाऊंगा। आई होप कि जो जो मैं बतलाऊंगा सभी क्लियर होते चला जाएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ तक पढ़ चुके थे, अब हम लोग को पढ़ना है आर्णयक साहित्य। तो आर्णयक साहित्य हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट में देखिएगा लिखा गया है, इनकी रचना जंगलों यानी अरण्य में पढ़ाने जाने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, तो आर्णयक कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट लिखा गया है, यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान व विषयों का वर्णन किया गया है। तो ये सारा पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, आर्णयक कुल 7 है। तो आर्णयक आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों से एग्जामिनर पूछ लेता है कि आर्णयक जो है कुल कितना संख्या है, तो आप लोग क्या बतलाइएगा। टोटल जो है 7 आर्णयक है। पहल का एतरेय है, दूसरा सांख्यायन है, तीसरा तैतरीय है, चौथा जो है मैत्रायण है, और पांचवा आप लोग याद रखिएगा मध्य नंदन हो जाएगा। और 6 नंबर पर जो याद रखना है आप लोग को तत्वाकार आप लोग को याद रखना है। और 7 नंबर यानी अंतिम नंबर में आप लोग याद रखिएगा छंदोग्य आप लोग याद रखिएगा। तो ये सातों अरणायक आप लोग याद रखिएगा। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं उपनिषद। उपनिषदों की कुल संख्या कितना है, तो आप लोग बताइएगा। 108 है। तो टोटल जो है 108 उपनिषद को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उप समीप। उप समीप और नि का मतलब होता है निष्ठा पूर्वक। तो उप का मतलब होता है क्या, तो समीप, और नि का मतलब होता है निष्ठा पूर्वक। सद का मतलब होता है बैठना। तो समीप निष्ठा पूर्वक बैठना, इसका जो है आर्थिक इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। अर्थात दार्शनिक व रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना, इसका जो है शाब्दिक अर्थ हो जाएगा।
अगला पॉइंट देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है इसे वेदांत भी कहा जाता है। तो किससे वेदांत कहा जाता है, तो आप लोग बताइएगा उपनिषद को ही वेदांत भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है, क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। इनका संबंध जो है दर्शन शास्त्र से है। तो इनका संबंध किससे है, तो दर्शन शास्त्र से है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। तो उपनिषद क्या है, तो मुख्यतः ये ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो 108 मानी गई है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद जो है 12 ही है। आप लोग याद रखिएगा। तो टोटल जो उपनिषद की संख्या पूछेगा तो 108, और प्रमाणित उपनिषदों की संख्या पूछेगा तो आप लोग को क्या याद रखना है, 12 है। और 12 का नाम आप लोग याद रखना चाहते हैं तो रख लीजिएगा, आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। तो 12 उपनिषद में से पहला है ईश, दूसरा है केन, तीसरा है कर्ण, उसके कंठ है, और तीसरा जो चौथा जो है प्रश्न है, पांचवा मुंडक हो जाएगा, मांडुक्य हो जाएगा, तैतरीय हो जाएगा, ऐतरेय हो जाएगा, छंदोग्य हो जाएगा, सवितास्वर हो जाएगा, कौशितकी हो जाएगा, और बृहदारण्यक हो जाएगा। तो ये 12 नाम आप लोग क्या रखिएगा, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों का जो है भाष्य लिखा है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है कंठो उपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद है। तो कंठो उपनिषद में क्या है, तो यम और नचिकेता का संवाद इसमें मिलता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है छंदोग्य उपनिषद। तो छंदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्रचिंतम उल्लेख मिलता है। किसमें, तो छंदोग्य उपनिषद में। तो ये भी उपनिषद आप लोग जो है महत्वपूर्ण मानकर याद रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत भी इसमें जिक्र है, और श्री कृष्ण का प्रचिंतम उल्लेख भी इसमें मिलता है। किस उपनिषद में, तो छंदोग्य उपनिषद में। अगला पॉइंट है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये तो क्वेश्चन आप सभी लोग जानते हैं कितना फेमस है, ये कितना महत्वपूर्ण है। तो ये तो सभी लोग को याद भी रहता है। जिन लोग को याद नहीं है याद रख लीजिएगा कि सत्यमेव जयते जो है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला पॉइंट है जबालोपनिषद। जबालो उपनिषद जो है इसमें 4 आश्रमों का जो है व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो जबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का व्यवस्था का क्या मिलता है, तो उल्लेख मिलता है। उसी प्रकार अगला पॉइंट देखिएगा, तो ऐतरेय उपनिषद। तो ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है। तो अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख, बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो आप लोग बताइएगा, ऐतरेय उपनिषद में मिलता है। अगला उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें जो है अहम ब्रह्मासीम पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं ज्ञानवलक गार्गी संवाद का वर्णन मिलता है। इधर थोड़ा बहुत कट गया तो उसके लिए जो है यहाँ पर स्कैन करने में थोड़ा सा दिक्कत आ गया होगा, इसकी वजह से कट गया है। तो अदरवाइज आगे के सेशन में हम इसको जांच लेंगे कि थोड़ा बहुत भी यहाँ पर कटे ना। उसके बाद यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं वेदांत। तो वेदांत अब हम लोग देख लेंगे। तो वेदांत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है आप लोग के एग्जाम में यहाँ से जो है सभी कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया वेदांत साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई है। इनकी संख्या जो है 6 है। तो आप लोगों से डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है कि वेदांत का संख्या कितना है, तो यानी कितने वेदांत है, तो आप लोग बताइएगा 6 वेदांत है। कौन कौन, तो आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा जो है व्याकरण, तीसरा चौथा और निरुक्त हो जाएगा, 5वां छंद, और 6ठा नंबर पर ज्योतिष हो जाएगा। तो ये 6 के 6 वेदांत को आप लोग नाम याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर देखिएगा पहला वेदांत जो है शिक्षा वेदांत जो है इसमें बतलाया गया है कि वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ है इसमें। और उसके बाद अगला जो वेदांत यहाँ पर देखिएगा कल्प है। तो कल्प में ये ऐसे कल्प सूत्र होते हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख है। उसके बाद व्याकरण में देखिएगा तो बतलाया गया इसमें नामों एवं साधुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। उसके बाद अगला जो यहाँ पर देखिएगा अगला पॉइंट जो है निरुक्त जो है, निरुक्त में बताया गया शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। उसके बाद छंद में देखिएगा तो वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध है और छंद शास्त्र पर पिडगलमुनि
का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। उसी प्रकार अगला पॉइंट देखिएगा, तो यहाँ पर लिखा गया ज्योतिष। ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष में कुल जो है 44 श्लोक है। सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि है। तो सबसे प्राचीनतम कोई श्लोक है तो वो कौन सा है, तो आचार्य मगध मुनि है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद करते चलिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को और देख लेते हैं। तो यहाँ पर सूत्र हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सूत्र में देखिएगा, तो यहाँ पर लिखा गया वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का जो है प्रणयन किया गया। ऐसे सूत्र जिसमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। तो आप लोगों से पूछा जाता है कल्प सूत्र किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है उसे कल्प सूत्र कहते हैं। कल्प सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बताइए। कल्प सूत्र को 3 प्रकार का होता है, यानी 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला जो है स्रोत श्रुत हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा गृह श्रुत हो जाएगा, और तीसरा धर्म श्रुत हो जाएगा। तो स्रोत श्रुत में क्या होता है, तो यज्ञ संबंधी नियम इसमें है। और गृह श्रुत में क्या हो जाएगा, तो लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्यों का विवेचना हो जाएगा। और धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, वैधायन, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा गया आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा गौतम धर्म। तो गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। तो गौतम धर्म जो सूत्र है ये सबसे प्राचीन सूत्र है। ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ लेते हैं पुराण के बारे में। तो पुराण के बारे में भी हम लोग जो है क्विकली रिवीजन यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि बुक में लिखा गया है। तो सभी पॉइंट को हम लोग रिवीजन करते चलेंगे, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि छोड़ेंगे तो आप लोग को दिक्कत आने लगेगा। क्योंकि हम लोग ये बुक रिवीजन कर रहे हैं तो हर एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पर रिवीजन करते चलेंगे। तो पुराण में सबसे पहले देखिएगा लिखा गया है, पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान होता है। तो प्राचीन आख्यान पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है। पुराणों की टोटल संख्या आप लोगों से एग्जामिनर बार बार पूछता है, तो आप लोग याद रखिएगा 18 पुराण होते हैं टोटल। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा ने की है। तो पुराणों की रचना किसने की है, तो आप लोग बताइएगा। लोमहर्ष और उग्र सर्वा ने की है। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। ये बात भी आप लोगों से एग्जामिनर पूछ लेता है कि किस शताब्दी में जो है क्या आ चुका था। तो पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। तो आप लोग बताइएगा 5वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला पॉइंट है, अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। तो अमरकोश में पुराणों के कितने विषयों को बतलाया गया है, तो 5 विषयों को बतलाया गया है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। पहला है कर्मंडय, दूसरा ब्रह्मा, तीसरा वायु विष्णु, चौथा जो है भगवत, और 5वां जो हो जाएगा मत्स्य। और सबसे प्राचीन पुराण है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। मत्स्य जो है सबसे प्राचीन पुराण है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। मत्स्य, वायु, विष्णु, भगवान, ब्रह्मा पुराण में ही जो है राजाओं की वंशावली पाई जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा लिखा गया है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। चलिए मैं यहाँ से हाईलाइट करके आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जो है काच कीच हो जा रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है, सर्वप्रथम पार्जिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। तो सबसे पहले पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को किसने पढ़ा था, तो आप लोग को ये याद रखना है, पार्जिटर ने पढ़ा था। तो पार्जिटर ने सबसे पहले पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा था। पुराण संबंधी वंश, तो पुराण संबंधी वंश आप लोग याद रखिएगा। मत्स्य पुराण से संबंधित कौन सा वंश है, तो सुग एवं सतवाहन वंश है। तो मत्स्य पुराण से संबंधित सुग वंश एवं सतवाहन वंश। विष्णु पुराण से संबंधित मौर्य वंश, और वायु पुराण से संबंधित गुप्त वंश आप लोग को याद रखना है। उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा स्मृति साहित्य। तो स्मृति साहित्य के बारे में देखिएगा, तो यहाँ पर मनु स्मृति में हम लोग देख लेते हैं। तो प्राचीनतम स्मृति सुग व सतवाहन वंश की जानकारी जर्मन दार्शनिक, यहाँ पर लिखा गया
नित्य से कहलाता है, नित्य से कहलाता है। एक बार फिर से इसको पढ़िएगा। मनुस्मृति में देखिएगा लिखा गया है प्राचीनतम स्मृति है और सुग एवं सतवाहन वंश की जानकारी इसमें मिलता है। जर्मन दार्शनिक नित्य से कहलाता है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। बाइबल को जला दो, स्मृति को अपनाओ, ये किसने कहा था? तो आप लोग याद रखिएगा, नीत्शे ने कहा था। यहाँ पर देखिएगा इसके अनुसार यानी टीकाकार के अनुसार आप लोग को यहाँ पर याद रखिएगा भारूची, मेधातिथि, गोविंदराज और कुल्लुक भट्ट आप लोग याद रखना है। दूसरा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इधर आप लोग याद भी नहीं रखिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अदरवाइज ये बुक में उल्लेखित है तो आप लोग को याद करना है। क्या पता कि एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन यहाँ से सेट कर दे आप लोग को एग्जाम में। तो हम लोग को सभी पॉइंट पढ़ते चलना है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है याज्ञवल्क्य में देखिएगा, याज्ञवल्क्य स्मृति में देखिएगा तो लिखा गया है टीकाकार विश्वरूप और विज्ञानेश्वर अपराकार यहाँ पर लिखा गया है। नादर स्मृति में देखिएगा तो इसमें जो है दासों की मुक्ति का उल्लेख मिलता है। और कात्यायन में देखिएगा, कात्यायन साहित्य में देखिएगा तो आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख देखने को मिलता है। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बौद्ध साहित्य के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे प्राचीन जो है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। तो त्रिपिटक जो है सबसे जो है प्राचीन है और यह पाली भाषा में रचित है, यानी पाली भाषा में यह त्रिपिटक जो है लिखा गया है। त्रिपिटक के अंतर्गत कौन कौन से पिटक आ जाएंगे तो आप लोग याद रखिएगा विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। ये पिटक जो है आप लोगों से बार बार एग्जामिनर पूछता है कि त्रिपिटक का नाम बताइए, कौन कौन से त्रिपिटक है तो आप लोग बताइएगा। सबसे पहले विनय पिटक, उसके बाद सुत पिटक और तीसरा जो है अभिधम पिटक हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई है। निर्वाण यानी मतलब इनके डेथ हो जाने के बाद इनका जो है निर्माण किया गया है, ये पॉइंट लिखा गया है। अगला पॉइंट है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह है। तो निकायों में क्या है तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह है। किसमें तो निकायों में। अगला पॉइंट पढ़िएगा हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र जो है अनेक कथानकों के साथ उल्लेखित है। उसी प्रकार अब हम लोग बढ़ते हैं आगे जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य के बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है जैन साहित्य को आगम यानी सिद्धांत कहा जाता है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। यह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण जो है 12 अंग हैं। तो 12 अंग जो है सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग और 10 पर्णकीर्ण, 6 छेद्र सूत्र और 4 मूल सूत्र और यहाँ पर देखिएगा अनुयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र की यहाँ पर गणना की जाती है। उसी प्रकार आगे देखिएगा तो लिखा गया है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है कल्प सूत्र से ज्ञात होता है और इसका रचना किसके द्वारा किया गया है तो भद्रबाहु के द्वारा किया गया है। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, कल्प सूत्र की रचना कौन किए हैं तो भद्रबाहु आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर बार बार इस क्वेश्चन को पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसी प्रकार हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, आगे के पॉइंट को देखते हैं जो है इस बुक में लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश पड़ता है। तो किस सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश पड़ता है तो आप लोग बताइएगा भगवती सूत्र में। अगला पॉइंट है जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्वन है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई है। तो परिशिष्ट पर्वन का रचना किसके द्वारा किया गया है तो आप लोग बताइएगा हेमचंद्र कृत के द्वारा किया गया है। कब किया गया है तो 12वीं शताब्दी में किया गया है। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को पढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है लौकिक साहित्य तो लौकिक साहित्य को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया गया जाता है। तो सर्वप्रथम उल्लेख जो है किसका किया जाता है, तो अर्थशास्त्र का किया जाता है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है जिसकी रचना कौटिल्य ने जो है, कौटिल्य यानी चाणक्य ने की है। तो आप लोगों से एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि कौटिल्य द्वारा लिखित जो पुस्तक था अर्थशास्त्र, ये किससे संबंधित था, क्या ये जो है राजनीति से संबंधित था। तो आप लोग को कहिएगा जी हाँ, ये राजनीति से संबंधित था। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है, कहा गया है यह 15 अधिकरण व 180 प्रकरण में विभक्त हैं। यह मौर्यकालीन इतिहास व राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ये जो अर्थशास्त्र है ये राजनीति से संबंधित अर्थशास्त्र था जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। तो ये पॉइंट आप लोग को हर हाल में याद रखना है। ये नहीं कि अर्थशास्त्र आएगा तो आप लोग इकोनॉमिक्स पर टिक लगाइएगा, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कलहण द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। तो राजतरंगिणी का रचनाकार कौन है, तो आप लोग बताइएगा कलहण है। तो कलहण के द्वारा क्या रचित है, तो आप लोग बताइएगा राजतरंगिणी, क्योंकि ये फेमस बुक है। तो आप लोग को ये इसका राइटर का नाम आप लोग को याद रखना है। तो कलहण जो है राजतरंगिणी का राइटर है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर उसके बाद देखिएगा लिखा गया है इसमें 8 सर्ग है। तो इसमें 8 क्या है, तो सर्ग है, इसमें 8 सर्ग है जिन है यहाँ पर तरंग कहा गया है। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों से क्या पूछता है, तो आप लोगों से एग्जामिनर ये पूछता है कि सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से किस बुक में लिखा गया है। तो आप लोग बताइएगा राजतरंगिणी में लिखा गया है, जिसका राइटर कौन है, तो कलहण है। उसके बाद अगला पॉइंट है एक ज्योतिष ग्रंथ है गार्गी, एक ज्योतिष ग्रंथ है गार्गी गार्गी संहिता है। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। उसके बाद अगला पॉइंट है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है जिसके लेखक पाणिनि है। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि आप लोग को याद रखना है। जिस प्रकार राजतरंगिणी का लेखक कलहण याद रखे थे, उसी प्रकार ये भी बुक जो है फेमस है, यानी अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास तथा मौर्य काल के राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर एग्जामिनर आप लोगों से फिर से एक पॉइंट याद रखिएगा, एग्जामिनर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए कि मौर्य से पूर्व का इतिहास तथा मौर्य काल के राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त किस बुक से होती है। तो आप लोग क्या बताइएगा अष्टाध्यायी से होती है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंधी का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चशनामा नामक पुस्तक में है। तो चशनामा नामक पुस्तक में जिसका फारसी अनुवाद है, ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण, यानी वो कौन कौन से विदेशी यात्री थे जो भारत आए थे, और उसके आने से पूर्व और उसके आने पर क्या क्या पॉइंट जो है याद हम लोग को रखना है। ये सारा पॉइंट हम लोग यहाँ से जो है याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। तो सबसे पहला में हम लोग देखेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ यहाँ पर लिखा गया है। तो भारत में आने वाले विदेशी यात्री एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिली, जिसमें उनके यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी यात्री सम्मिलित है। तो यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी यात्री जो है भारत आए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले देखते हैं यूनानी रोमन लेखक के बारे में। तो भारतीय स्रोत से हमें सिकंदर के आक्रमण 325 ईसा पूर्व की कोई जानकारी नहीं मिलती है, इसीलिए हमें यूनानी स्रोतों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा सेंट्रोकोडस का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखकों स्ट्रेबो व जस्टिन ने किया है।
उसके बाद अगला पॉइंट में देखिएगा लिखा गया है एरियन तथा प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोट्स तथा फिलार्क्स ने सेंट्रोकोट्स के नाम से उल्लेख किया। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है अस्ट्रेबो डियोडोरस प्लिनी और एरियन नामक यूनानी विद्वान जो है क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला नंबर पर देखिएगा टेसियस टेसियस जो है ये कहाँ का रहने वाला था, तो यह ईरानी राजवैद्य था। तो ये पॉइंट आप लोगों से एग्जामिनर पूछ लेता है कि मतलब ये टेसियस पैसे से क्या था, तो आप लोग बतलाइएगा राजवैद्य था। उसके बाद अगला पॉइंट है हेरोडोटस। तो हेरोडोटस जो है ये इतिहास का पिता भी कहा जाता है इनको, तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है अपनी पुस्तक हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। जो हेरोडोटस है इनका एक बुक लिखा गया है, वो बुक का नाम क्या है, तो हिस्टोरिका है। तो हिस्टोरिका में क्या जो है वर्णन है, तो हिस्टोरिका में आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा, भारत फारस संबंध का वर्णन मिलता है। तो हिस्टोरिका के राइटर कौन है, जो इतिहास के पिता है वही है। तो इतिहास के पिता कौन है, तो आप लोग बतलाइएगा हेरोडोटस। चलिए अगला पॉइंट याद रखिएगा निरियाकस। निरियाकस अनेसिक्रियट और जो है अरिस्टोबुल्स, ये सभी लेखक जो है सिकंदर के समकालीन व इनका विवरण अधिक प्रमाणिक व विश्वसनीय था। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट 4 नंबर पर देखिएगा लिखा गया है टालमी। टालमी 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, भारत का भूगोल नामक पुस्तक के राइटर कौन है, तो भारत के भूगोल नामक पुस्तक के लेखक टालमी हो जाएंगे। टालमी की जियोग्राफी व पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखी। भारतीय बंदरगाहों व व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा डायोनिसियस जो था ये मिस्र नरेश टालेमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। डाइमेकस जो था ये सीरियाई राजा एंटीओकस फर्स्ट के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रहता था। उसके बाद अगला नाम आता है, बहुत फेमस नाम है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो है ये सेलुकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इसकी पुस्तक जो है इंडिका से जो है मौर्यकालीन समाज व संस्कृति के बारे में बताया गया है। तो अगला यहाँ पर देखिएगा मेगास्थनीज के लिए पुस्तक कौन सा था, तो इंडिका था। तो इंडिका किसका पुस्तक था, तो मेगास्थनीज का पुस्तक था। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट में याद रखिएगा प्लिनी। तो प्लिनी जो था इसकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका। तो नेचुरल हिस्टोरिका के राइटर कौन है, तो आप लोग बतलाइएगा प्लिनी था। यह लैटिन भाषा में है, जिसमें भारत व इटली के मध्य होने वाले व्यापार, वनस्पतियों व खनिजों का वर्णन इस बुक में मिलता है। अगला हम लोग देख लेते हैं विदेशी यात्री चीनी। तो चीनी के जो यात्री आए थे भारत में उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यात्रियों के विवरण यहाँ पर देखिएगा, चीनी यात्रियों के विवरण में देखिएगा तो भारत में आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे, जिनमें प्रमुख हैं। तो सबसे पहला चीनी यात्री कौन आया था, तो फाहियान आया था। यह गुप्त नरेश चंद्र गुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईसा इसका कार्यकाल था और दरबार में भारत आया और 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। कौन, तो फाहियान। उसके बाद उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का विवरण दिया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ह्वेनसोंग। ह्वेनसोंग के बारे में देख लेते हैं। तो 7वीं सदी में हर्ष के शासन काल में भारत आया। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्ष तक उसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसका यात्रा विवरण सियुकी नामक से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण है जो
हर्षकालीन भारतीय स्थिति जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद हिविली जो है भारत आया, तो हिविली जो भारत आया था, इसके द्वारा लिखित ह्वेन की जीवनी से भी जो है हर्षकालीन इतिहास का विवरण ज्ञात होता है। उसके बाद अगला जो चीनी यात्री आया था वो कौन सा था, तो वो था मातवान ली। तो मातवान ली जो है भारत आया था और ये हर्ष के पूर्व अभियान का विवरण दिया, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और उसके बाद 5 नंबर पर जो आया था ये था इत सिंह। तो इत सिंह जो आया था भारत में, जो चीनी यात्री था, ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले इस चीनी यात्री ने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत स्थिति का वर्णन किया है। उसके बाद 6 नंबर पर देखिएगा तो ये आया था सुंग यून। सुंग यून आया था, यह 518 ईस्वी में भारत आया और अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की जो है प्राप्तियां एकत्रित की। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं विदेशी यात्री अरब के। तो अरबी विदेशी यात्री को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो अरबी लेखक को हम लोग देख लेते हैं। तो अल बरौनी को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो ये 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अल बरौनी अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंदी यानी किताब उल हिंद अर्थात भारत की खोज में राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज पर सुंदर जो है प्रकाश डाला। अल बरौनी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था। बाद में उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे जो है ज्योतिषी बना दिया गया। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। जितना पॉइंट है इधर, जितना पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आप लोग सभी पॉइंट को पूरा बेहतरीन तरीके से समझते चलिएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सुलेमान। तो सुलेमान को देख लेते हैं। तो ये 9वीं शताब्दी में भारत आया और तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के विषय में लिखा। उसके बाद अगला जो है अल मसूदी जो है भारत आया और 10वीं सदी में बगदादी यात्री अलमसूदी भारत में आया और यह जो है राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। उसके बाद 4 नंबर पर कौन आया था, तो इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता इसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा, जिसमें रेहला कहा जाता है, जिसे रेहला कहा जाता है, सॉरी। 14वीं शताब्दी में दिल्ली पहुंचने पर इससे प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं अन्य लेखक। तो अन्य लेखक क्या लिखते हैं, तो तारानाथ एक जो है तिब्बती लेखक है। इसने कनगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा नंबर पर देखिएगा मार्को पोलो। तो मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्यस देश की यात्रा पर आया था और इसका विवरण जो है पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ये इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं प्राचीन भारत। यहाँ से दूसरा टॉपिक हम लोग का क्या होता है, इस हिस्ट्री का जो है स्टार्ट होता है। तो यहाँ से कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तो प्राचीन भारत हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, तो इससे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत देखे थे। तो अब हम लोग प्राचीन भारत देखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को याद होगा यहाँ पर देखिएगा लिखा गया परिचय। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो प्राचीन भारत का परिचय देखिएगा, तो अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही हम इतिहास कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को सार्वजन एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा। पहला जो भाग है इसको कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा भाग को आध ऐतिहासिक काल और तीसरा भाग को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को। तो प्राग ऐतिहासिक काल में देखिएगा इस काल का इतिहास जो है पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल में मनुष्यों के कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यहाँ से एक पॉइंट याद रखिएगा, आप लोगों से एग्जामिनर पूछता है कि बतलाइए किस काल से कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है, तो आप लोग बताइएगा प्राग ऐतिहासिक काल से। तो प्राग ऐतिहासिक काल से कोई भी जो है लिखित साक्ष्य यहाँ से नहीं मिलता है, इसीलिए इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है।
उसके बाद आता है आध ऐतिहासिक काल। तो आध ऐतिहासिक काल में इस इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो है, लेकिन या तो वे जो है अपुष्ट हैं या फिर उनकी लिपि को समझना कठिन है। ऐसे काल को आध ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्य एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य काल आता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस काल में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी देखते हैं, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर जो है कुछ लिखा होता है लेकिन उसको पढ़ा अभी तक नहीं गया। ये पॉइंट यहाँ पर बतलाया गया है। तो आधे ऐतिहासिक काल में आप लोग क्या याद रखिएगा, तो यहाँ से जो है लिखा साक्ष्य तो मिला है बट उसको पढ़ा नहीं गया है, यानी लिपि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। ये पॉइंट यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में जिस काल के लिए लिखित सामग्री जो है उपलब्ध है और जिसमें मानव सभ्य बन चुका था, और उस काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व से लेकर बाद का काल आता है, जिसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो तीनों पॉइंट आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो 2 नंबर पर जो चैप्टर है ये है प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल यानी जिसको हम लोग प्राग प्लस इतिहास हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को जो है प्रस्तर युग भी कहते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग कहिएगा प्रस्तर युग भी कहा जाता है। भारत में जो है पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में आरंभ है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फूड ने पल्लव राज्य से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण जो है प्राप्त किया। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, यानी पत्थर के हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किया। उसके बाद अगला पॉइंट याद रखिएगा, ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फूड ने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का संरक्षण माना जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन का जो है में हुआ है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाएं में से चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं। पहला जो है ये जो है अति नूतन है और दूसरा जो है अद्यतन है, जिसको हम लोग होलोसीन कहते हैं। उसमें आगे पॉइंट पढ़िएगा, इस बुक में आगे पॉइंट जो लिखा गया है अति नूतन 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व और अद्यतन युग को आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, उसके बाद देखिएगा तो मध्य पाषाण काल और तीसरा जो है नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का युग आप लोग याद रखिएगा 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक, और मध्य पाषाण काल का युग जो चला था ये 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक, और जो है नव पाषाण काल का युग आप लोग याद रखिएगा 9,000 ईसा पूर्व से लेकर 9,000 ईसा पूर्व से लेकर वो 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक आप लोग क्या याद रखिएगा। कहीं कहीं 9,000 भी लिखा हुआ मिलता है, यानी विश्व में कहेगा तो 9,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व तक, भारत में कहेगा तो 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व तक नव पाषाण का काल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। तो पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे के यानी मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरा पाषाण काल को। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल का समय 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसिन या हिम युग से हुआ है। पूरा पाषाण काल में
पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार जो था अखेट शिकार था। तो यहाँ पर जो है शिकार था, यानी अखेट यानी शिकार था। शिकार ही इस काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, यानी इस काल में, यानी पूरा पाषाण काल में लोग क्या खाते थे, क्या जो है शिकार करते थे, तो आप लोग बताइएगा। यहाँ पर जो है ये मानव जो है क्या तो खाते थे, तो किसी भी जानवर को शिकार बनाकर खा जाते थे। आप लोग ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इस काल में जो है ये कांचा जो है मांस खाते थे, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है इसका प्रमाण कुल्हाड़ी विदारणी और जो है गंडासा का उपयोग जिसके अवशेष पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिलते हैं तथा उत्तर प्रदेश के वेलन घाटी, राजस्थान के डिडवाना तथा नर्मदा घाटी से प्राप्त होते हैं। भीमबेटका, मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफाएं में तत्कालीन मनुष्य के आवास के अवशेष मिले, लेकिन तत्कालीन मानव आखेटक का जीवन जीता था तो स्थानीय निवास का अभाव था। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है ये शिकार द्वारा जानवरों के मांस व फल सब्जियों कंद मूल पर जीवन व्यत करते थे। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है उच्च पूरा पाषाण युग में ज्ञानी मानव का प्रवेश हुआ। आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ, परंतु उस समय मानव इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण कालीन मानव शिकार करके मछली पकड़कर तथा जंगली कंद का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरते थे। ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है इस युग के उपकरण बहुत छोटे हो गए, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो माइक्रोलिथ कहा जाता था, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के सबसे जो है पुराना साक्ष्य मिलते हैं। संभवतः पहला मानव अस्तित्व पंजर मध्य पाषाण से ही मिला और उत्तर प्रदेश के सारनाथ यहाँ पर नहीं पूछा रहा क्या लिखा गया है, सारनाथ नहर तथा महदहा नामक स्थान से मिले। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नवपाषाण काल। तो नवपाषाण कालीन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिएगा मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहला कुत्ते को पालतू बनाया। तो सबसे पहला जो है कौन था पालतू जानवर मानव का, तो आप लोग बताइएगा कुत्ता था। अगला पॉइंट है नवपाषाण प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। यहाँ के लोग गेहूं और जौ को उपजाते थे। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है इलाहाबाद के पास कुलडीहावा से चावल उगाने का साक्ष्य जो है मिलता है। तो उत्तर प्रदेश के कुलडीहावा से जो है क्या मिलता है, तो ये चावल उगाने का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। नवपाषाण युग के लोग सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकंडे बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। यह कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। वे गाय, बैल, बकरी पालते थे और इस युग के पोलिसदार पाषाण उपकरणों यानी हथियारों का प्रयोग करते थे और जो है यहाँ पर देखिए विश्व रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त वे सूक्ष्म जो है यहाँ पर क्या लिखा गया नहीं पता चल रहा है, सूक्ष्म पुष्पों फलकों का भी प्रयोग करते थे। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को यहाँ से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया बुर्ज होम तथा गुफकराल से अनेक प्रकार के जो मृद भांड तथा बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरण यानी औजार भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ कब्रों में कुत्ते को माली के साथ दफनाया जाता था। तो बुर्ज होम में क्या देखने को मिला, तो ये देखने को मिला कि यहाँ पर मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था, यानी एक साथ जो है मालिक का भी वहाँ हड्डी देखने को मिला और कुत्ता का भी हड्डी देखने को मिला, इसीलिए ये जो है समझा गया। उसके बाद यहाँ पर बताया गया यहाँ सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ और नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार
हुआ यानी प्रयोग हुआ। ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे के पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल के बारे में। तो ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अगला चैप्टर जो स्टार्ट होगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए हम यहाँ से ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ताम्र पाषाण काल के बारे में यहाँ पर देखिएगा, तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथक युग भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण कालीन जो लोग हैं मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे और देश के ऐसे भागों में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियाँ थी। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। ये पॉइंट याद रखिएगा, मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन सा था, तो आप लोग बताइएगा कुल्हाड़ी था। भारत में इस अवस्था से संबंध स्थल दक्षिणी पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उसके बाद पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाए गए हैं। राजस्थान में जो है आहड़ और गिलूड में उत्खनन हुआ है जो बनास घाटी के सूखे भागों में स्थित है। इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किलाबद्ध है और खाई से घिरा हुआ है। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग जो पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे जो है सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन काल से कहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो प्राचीन इतिहास से हम लोग को सबसे महत्वपूर्ण इसी चैप्टर को मानते हैं। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पूरा जो है फिनिश करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के जो पॉइंट लिखा गया है सभी पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोग पूरा जो है बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि आज के सेशन में ये पूरा कंप्लीट ना हो पाए, तो आगे के सेशन में हम लोग जो है इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज के सेशन हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप कि जितना मैं पॉइंट आप लोग को बतलाया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को एक एक करके समझ में आ चुका है। थोड़ा बहुत भी आप लोग के मन में डाउट रह जाता है तो सेशन के जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आप लोग को जरूर दूंगा। और हाँ, तो आप लोग के मन में एक और डाउट चलेगा कि सर आप बताइए कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सभी एग्जाम के लिए क्या वैल्यूएबल है। तो मैं कहूँगा कि जी बिल्कुल वैल्यूएबल है। आप लोग चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, जहाँ पर जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। आप लोग पर डे के बेसिस पर इस लेक्चर को जो है अटेम्प्ट जरूर करिएगा। चलिए इसका पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलता है आगे के सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। आप लोग को मैं जितना पढ़ाया हूँ सभी को एक बार क्विकली रिवीजन कर लीजिएगा। पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।